Friends, welcome to the lecture unit number 2019, which is based on Introduction to Treasury Management. So this is starting lecture of unit module number C, Treasury Management. तो ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है, आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेजरी का फंक्शन ओवरव्यू देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा ट्रेडिशनल फोकस। ट्रेडिशनल फोकस का क्या मतलब हुआ कि पुराने समय में क्या होता था कि ट्रेजरी का मेन जॉब होता था कि वो मनी मैटर को हैंडल करना। ठीक है, तो जो भी हमारा मनी मैटर होता था उसे हैंडल करता था ट्रेजरी पुराने समय में ट्रेडिशनली। लेकिन ये श्योर करना कि डेली नीड्स के लिए कैश हो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सफिशिएंट कैश हो डेली नीड्स के लिए, ये इंश्योर किया जाता था। और जो एक्स्ट्रा फंड था यानी कि ऑपरेशनल सरप्लसेस था उसे उसे मैनेज किया जाता था। और कहीं कहीं मान लीजिए कि कैश फ्लो का गैप है यानी कि मनी का शॉर्टेज है, उसे हम लोग डील करते थे। ये पहले का फोकस था। ठीक है, तो पहले पॉइंट क्या बताया आपको मैंने, मनी मैटर को से डील करता था ट्रेजरी। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि हमारे पास सफिशिएंट कैश हो डेली नीड्स के लिए, हम एक्स्ट्रा फंड को मैनेज करें और ओकेजनल मनी शॉर्टेज से डील करें। तो ये हमारा ट्रेडिशनल फोकस हुआ करता था ट्रेजरी का। लेकिन आज के समय पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम लोग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। तो बैंकिंग कंटेक्स्ट पे बात करें तो ट्रेजरी कुछ 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 रूल्स के बारे में ध्यान रखता है, पैसे के रूल्स के बारे में। राइट, वही कर रहा है ट्रेजरी मैनेजेस रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश जो है आरबीआई के पास जमा करना होता है, आपको पता होगा, सीआरआर के रूप में। और साथ ही साथ एसएलआर के रूप में भी। सीआरआर होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है और साथ ही साथ इसके अलावा हम अप्रूव्ड सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि एसएलआर के अंदर जो ऑब्लिगेशन है उसे हम लोग फुलफिल कर सकें। तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का क्या मीनिंग हुआ ये समझिए। ट्रेजरी का मेन जॉब है कि हम स्मार्टली मैनेज करें कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, इसे हम लोग लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ट्रेजरी का मेन जॉब क्या है कि वी स्मार्टली मैनेज हाउ मच कैश इज अवेलेबल, मतलब ये श्योर करना कि हमारे पास एनफ मनी हो हमारे हाथ में ताकि ऑर्गेनाइजेशन के नीड को हम मीट कर सकें। ठीक है, तो इनका क्या रोल है। सो ट्रेजरी को आप एक समझिए कि एक फाइनेंस सपोर्ट टीम है। तो ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे मनी मैटर्स से आपको हेल्प मिलता है और हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रूल्स को फॉलो करते हैं। वही कहा जा रहा है इट इज व्यूड एज अ सर्विस एंड कंप्लायंस सेंटर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब यदि हम बात करें ट्रेजरी के स्ट्रेटजिक इन्वॉल्वमेंट की, सबसे पहला पॉइंट है हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, इसको एएलएम बोलते हैं। तो ट्रेजरी जो है अपने एसेट को एक्टिवली मैनेज करेगा। ठीक है, एसेट में क्या हो सकता है, तो ये लिखा है ना कि इट एक्टिवली मैनेज इट एसेट। ठीक है, और एसेट में जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, और लाइबिलिटीज में मतलब कि जो चीज़ें उधार पे ली गई हैं वो हो सकता है। तो ट्रेजरी जो है ना एक्टिवली मैनेज करता है अपने एसेट को, अपने लाइबिलिटी को, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है ताकि इंश्योर करता है कि सभी चीज़ें वेल बैलेंस्ड हो, एवरीथिंग इज वेल बैलेंस्ड। ठीक है, तो वही पॉइंट बताया जा रहा है कि इट्स एक्टिवली इंगेज इन एएलएम, स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग एसेट एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवाइजरी रोल। तो ट्रेजरी जो है मार्केट पे ध्यान रखता है, मार्केट पे फोकस रखता है। और मार्केट पे फोकस रखते हुए यहाँ लिखा है मार्केट एक्सपोजर, मार्केट पे फोकस रखते हुए ट्रेजरी आपको इम्पॉर्टेंट एडवाइस ऑफर करता है, वैल्यूबल एडवाइस ऑफर करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिसीजन ले सकें। लिखा है ना इंटरनल डिसीजन मेकिंग। तो ये जो एडवाइस है ये कुछ चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कितना चार्ज करना है प्रोडक्ट के लिए, यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग कितना रखना है। और दूसरी बात कि हमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है एंड वे टू डू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए कहा गया एडवाइजरी रोल। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ट्रेजरी जो है मार्केट पे ध्यान रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस ऑफर करता है डिसीजन लेने के लिए। तो ये एडवाइस जो है चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है कि कितना चार्ज करना है, यानी प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होगा। दूसरा है कि कहाँ पे हमें स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करना है, यानी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट, ये सभी हमारे एडवाइजरी के रोल्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल सेपरेशन। क्या मतलब हुआ कि देखिए लेट 90s में क्या होता था कि भारत भारत में जो बैंक थे ना उनका सेपरेट टीम हुआ करता था जो कि सिक्योरिटीज के साथ डील करता था, फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज के साथ डील करता था। तो ये समझिए कि ये कुछ डिपार्टमेंट्स होते थे जो कि अपने अपने काम को करते थे। ये लेट 90s की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ओवर द टाइम क्या हुआ कि चीज़ें बदली। ठीक है, अब ट्रेजरी जो है एक कंबाइंड मॉडल के रूप में इमर्ज हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जो हमारा सिक्योरिटीज का एक्टिविटीज था, ठीक है, जो हमारा फॉरेक्स का एक्टिविटीज था, ठीक है, ये सबको एक साथ लाया गया।
ठीक है, दिस थिंग विल ब्रिंग टुगेदर। इससे क्या हुआ कि हमारे ट्रेजरी वर्क में एक नया डायमेंशन ऐड हुआ। लिखा है ना, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू डायमेंशन टू द ट्रेजरी एक्टिविटी। तो ये कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेजरी स्कोप एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसे समझते हैं। पहला पॉइंट आता है फंड फोकस। तो फंड फोकस का क्या मतलब हुआ कि ट्रेजरी जो है वैसे पैसे से डील करता है जो कि आता है और जाता है शॉर्ट टर्म में, यूजुअली एक साल से कम समय के लिए। वही कहा जा रहा है कि ट्रेजरी डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड फ्लो, टिपिकली विद लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी। ठीक है, सो ट्रेजरी डील्स विद मनी दैट कम्स इन एंड गोज आउट इन द शॉर्ट टर्म, यूजुअली लेस देन 1 ईयर। तो वही कहा रहा है, एक साल के मैच्योरिटी से कम अवधि के लिए ट्रेजरी वैसे मनी से डील करता है जो कि एक साल के अवधि से कम का समय होता है। दूसरा पॉइंट है एसएलआर एग्जेम्पशन। मतलब एक रूल है कि जो एसएलआर रूल कहता है कि ट्रेजरी को इन्वेस्ट करना होता है कुछ चीजों में एक से ज्यादा साल के लिए। वही कहा जा रहा है कि एसएलआर मैंडेट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सिक्योरिटी विथ मैच्योरिटी एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म फोकस से एक्सेप्ट अलग होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ट्रेजरी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म फोकस, लेकिन एसएलआर ये एक एक्सेप्शन है। एसएलआर वाला एक्सेप्शन ये है कि एसएलआर के केस में हमें कुछ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है जिसका मैच्योरिटी एक साल से ज्यादा होता है। तो ये वाला जो केस है ना, ये हमारा शॉर्ट टर्म फोकस से क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी समझिए कि एक फाइनेंशियल बॉडी गार्ड है जो कि उन सभी रिस्क के ऊपर देखता है जो कि हाँ, क्या लिखा है, इट इनकम्पास एसेट एंड लायबिलिटी अक्रॉस शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ट्रेजरी एक फाइनेंशियल बॉडी गार्ड है। वो एक वो देखता है कि क्या क्या रिस्क आ रहा है हमारे जिस पैसे को हमने उधार लिया है या जो पैसा हमारे पास ऐसे मतलब एसेट और लायबिलिटी से कौन कौन सा रिस्क आ रहा है। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, मीडियम टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, वही कहा जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट का। तो एक तरह का ट्रेजरी फाइनेंशियल बॉडी गार्ड होता है। ये सभी रिस्क के ऊपर देखता है जो एसेट और लायबिलिटी के आने से हो रहा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फोकस। इसका क्या मतलब हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट टीम केवल शॉर्ट टर्म रिस्क पे ही फोकस नहीं करती, रैदर वो सभी चीजों को कवर करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो, ये मीडियम टर्म रिस्क हो या लॉन्ग टर्म रिस्क हो। ये श्योर करती है कि मनी गेम का सारा एस्पेक्ट वेल प्रोटेक्टेड हो। इसे कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन एड्रेस द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का जो भी स्पेक्ट्रम है सबको एड्रेस करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या वो मीडियम टर्म हो या वो लॉन्ग टर्म हो। राइट, सभी स्पेक्ट्रम को एड्रेस करती है। ठीक है, तो ये श्योर करती है कि मनी गेम का सारा एस्पेक्ट जो है वेल प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहले समझिए इंटीग्रेटेड ट्रेजरी क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे मनी रिलेटेड एक्टिविटीज को कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मनी रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है, तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मतलब होता है मनी रिलेटेड एक्टिविटीज को कंबाइन करना। जैसे कुछ चीज आप मनी से डील करते हैं, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज से डील करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज से डील करते हैं। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। इसे कहा गया इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा गया इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। यदि हम इसके ऑरिजिन की बात करें, ये तो डेफिनेशन हो गया, ऑरिजिन की यदि हम बात करें तो पैसे को मैनेज करने का जो तरीका होता है वो क्यों आया, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल रूल्स, हमारा जो भारत में जो फाइनेंशियल रूल था उसमें चेंजेस आए। यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो रिफॉर्म आया ना, उससे हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का ये तरीका आया। खासकर तब जब इंटरेस्ट रेट जो है टाइटली कंट्रोल नहीं था, मतलब जब डीरेगुलेशन किया गया इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, और रूपी जो है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी मिला रूपी को। तो ये इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ बताया जा रहा है। तो पहला ऑरिजिनेशन का कारण क्या था कि हमारे भारत में फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म आया, मतलब जो फाइनेंशियल के रूल्स थे उसमें कुछ चेंजेस लाए गए। दूसरा क्या था कि इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन हुआ। और तीसरा क्या था कि हमारा जो रुपीज था उसका पार्शियल कन्वर्जन हुआ, मतलब रुपीज को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया। नेक्स्ट है हमारा रूपी कन्वर्टेबिलिटी। इसको समझिए, रूपी को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरह कुछ तरह के ट्रांजेक्शन के लिए। वही कहा जा रहा है रूपी इज फ्रीली कन्वर्टेबल ऑन द करंट अकाउंट एंड लार्जली कन्वर्टेबल ऑन द कैपिटल अकाउंट ड्यू टू रिलैक्सेशन बाय द रिजर्व बैंक। मतलब क्या हुआ कि रूपी को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी है दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन के लिए, और ये रूल्स आरबीआई के द्वारा सेट किया गया। वही कहा जा रहा है रूपी इज फ्रीली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट एंड लार्जली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप होपफुली समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब करंट अकाउंट पे रुपी को आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं और कैपिटल अकाउंट पे लार्जली मैक्सिमम से मैक्स टू मैक्स कन्वर्ट कर सकते हैं।
यदि हम की रिफॉर्म्स की बात करें तो की रिफॉर्म्स को समझिए, कुछ बिग चेंजेस लाए गए, जैसे कि एफडीआई को आसान किया गया, लिबरलाइजेशन इन द एफडीआई, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में आसान किया गया। उसके बाद इंडियन कंपनी को अलाउ किया गया कि वो अब्रोड से बोरो कर सकते हैं, जिसको हम लोग ईसीबी बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और तीसरा है कि वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ओवरसीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको ओडीआई बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब की रिफॉर्म्स है। क्या क्या मैंने पॉइंट बताया आपको? एफडीआई में लिबरलाइजेशन, मतलब आसान किया गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो भारत में, जिसको एफडीआई बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ईसीबी, यानी कि इंडियन कंपनी जो है अब्रोड से बोरो कर सकती है, यानी जिसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। और ओडीआई होता है कि वो ओवरसीज इन्वेस्ट भी, इंडियन कंपनी ओवरसीज इन्वेस्ट भी कर सकती है, जिसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये 3 तरह के सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉरेन करेंसी ऑपरेशन की। मतलब क्या हुआ कि आप जो भारत के जो लोग हैं वो फॉरेन करेंसी के साथ ज्यादा कुछ कर सकते हैं, जिससे जिससे उनको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। रेजिडेंट इंडियन है फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉरेन करेंसी ऑपरेशन। बैंक की लिवरेज की बात करें तो बैंक का लिवरेज मतलब बैंक बोरो कर सकते हैं और इंटरनेशनली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए, बैंक कैन बोरो एंड इन्वेस्ट मोर इंटरनेशनली। लेकिन दोस्तों कुछ लिमिट्स भी है, कितना पैसा वो उनके पास है। समझिए कि एक रूल है, ये श्योर करना कि वो ज्यादा रिस्क ना लें। तो बैंक हैव सब्सटेंशियल लिमिट फॉर ओवरसीज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट कोरिलेटेड विद देयर नेट वर्थ, मतलब कि बैंक बोरो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली, और कुछ लिमिट्स भी है कितना पैसा उनके पास है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल इंटीग्रेशन इन बैंकिंग ट्रेजरी। ग्लोबल इंटीग्रेशन क्या होता है? पहला पॉइंट है इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, मतलब बैंक जो है अपॉर्चुनिटीज देखती है ताकि पैसा बना सके एडवांटेज लेकर। किसी का एडवांटेज, इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है अलग अलग करेंसी का, उसके बीच का एडवांटेज लेकर बैंक अपॉर्चुनिटी देखती है। वही कहा जा रहा है, बैंक एक्टिवली सीक इंटरेस्ट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अक्रॉस करेंसी मार्केट। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, एडवांटेज किस का लिया जा रहा है कि जो बहुत सारी करेंसीज है ना, आर्बिट्रेज आप समझते हैं ना, तो करेंसीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो रहा है दोस्तों, वो डिफरेंट है। तो ये जो करेंसी का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, इसका बैंक क्या ले रही है? फायदा उठा रही है। ठीक है, इसका एडवांटेज ले रही है, इसी को हम लोग आर्बिट्रेज बोलते हैं। जैसे यूएस में इंटरेस्ट, यूएस का करेंसी जो डॉलर है उसका इंटरेस्ट रेट अलग है, भारत में आईएनआर का इंटरेस्ट रेट अलग है, और बैंक इसका फायदा उठाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्विफ्ट फंड शिफ्टिंग। इसका क्या मतलब होता है? बैंक क्विकली पैसा को मूव करती है रुपी में इन्वेस्टमेंट से लेकर यूएस में डॉलर में लैंडिंग का। वही कहा जा रहा है, रैपिड मूवमेंट फ्रॉम प्लेसमेंट इन रुपी डोमिनेटेड कमर्शियल पेपर टू लैंडिंग इन यूएस इन द ग्लोबल मार्केट। जब ऐसा फाइनेंशियल सेंस होता है तो इसका कहते हैं स्विफ्ट फंड शिफ्टिंग। मतलब आप रुपी डिनोमिनेटेड कमर्शियल पेपर में से शिफ्ट होकर आप यूएस में यूएसडी में लैंड कर रहे हैं ग्लोबल इंटरबैंक में मार्केट में, इसे कहते हैं हम लोग स्विफ्ट फंड शिफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल फंड सोर्सिंग, मतलब बैंक पैसा कहीं से भी ले सकती है, ठीक है, और स्विच कर सकती है करेंसीज के बीच में बेस्ड ऑन व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब वही कहा जा रहा है कि बैंक कैन सोर्स फंड ग्लोबली एंड एग्जीक्यूट करेंसी स्वैप बेस्ड ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो इसे कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल फंड सोर्सिंग। बैंक कैन गेट मनी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड कैन स्विच बिटवीन करेंसी बेस्ड ऑन व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइवर्स फंड सोर्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि बैंक के पास बहुत सारा तरीका है फॉरेन करेंसी में पैसा लेने का, जैसे कि ऑपरेशन आउटसाइड देयर होम कंट्री, मतलब वही कहा जा रहा है एक्सेस टू फॉरेन करेंसी फंड ब्रोडन थ्रू ऑफशोर ऑपरेशन। ऑफशोर ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन जो कि उनके होम कंट्री के बाहर हो। फिर एनआरआई का डिपॉजिट आ सकता है। एनआरआई डिपॉजिट आप समझते हैं ना, कि नॉन रेजिडेंट का डिपॉजिट हो। उसके अलावा कुछ स्पेशल अकाउंट जिसको हम लोग जैसे फॉरेन करेंसी अकाउंट जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ईएफसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नड फॉरेन करेंसी अकाउंट। फिर हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का फ्लोट फंड, ये सभी डाइवर्स फंड सोर्स में आते हैं। तो बैंक के पास बहुत सारा तरीका है कि वो फॉरेन करेंसी में पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफाइड कैश फ्लो। यूनिफाइड कैश फ्लो का क्या मतलब हुआ कि बैंक रुपी और फॉरेन करेंसी को सेपरेटली ट्रीट नहीं करती जब उनके कैश फ्लो पे बात आती है। सो बैंक नो लॉन्गर डिफरेंशिएट बिटवीन रुपी एंड फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, मतलब दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करती है, रुपी को और फॉरेन करेंसी को सेपरेटली ट्रीट नहीं करती। वो सारे पैसे को एक साथ मैनेज करती है एक यूनिट के अंदर अपने ट्रेजरी ऑपरेशन के लिए। वही कहा जा रहा है कि बैंक नो लॉन्गर डिफरेंशिएट बिटवीन रुपी एंड फॉरेन करेंसी फ्लो और इंटीग्रेटेड कैश फ्लो फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ट्रेजरी ऑपरेशन। मतलब वो सारे के सारे पैसे को एक साथ मैनेज करती है एक यूनिट में अपने ट्रेजरी ऑपरेशन के लिए।
इसे कहा जाता है यूनिफाइड कैश फ्लो। और फिर दूसरा पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड हो गया ग्लोबलाइजेशन के कारण। इस कारण से क्या हुआ कि बैंक का जो मनी ऑपरेशन है वो इंटीग्रेटेड हो गया। वही कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेजरी। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं रहा डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी ऑपरेशन में, यानी कि हम लोकल पैसा को हैंडल करें या फॉरेन मनी को हैंडल करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्हांसमेंट इन डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट। इसका क्या मतलब हुआ। पहला पॉइंट है मार्केट डेवलपमेंट। तो हमारा जो लोकल फाइनेंशियल मार्केट है वो बड़ा होते गया। इसमें हम स्टॉक को खरीदना बेचना सब आ गया, और बॉन्ड को खरीदना बेचना ये भी आ गया, और नया रूल्स आया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये कहलाता है हमारा मार्केट डेवलपमेंट। मतलब क्या हुआ कि हमारा लोकल फाइनेंशियल मार्केट बिग बड़ा होते गया, मतलब ग्रोइंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट इनकम्पासिंग इक्विटी एंड डेब्ट फीचर्स अ न्यू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास एक सिस्टम है जहाँ पे पैसा को आप आसानी से भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, जिससे फंड ट्रांसफर स्मूथ होगा और फास्ट होगा। इसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये आसान हो गया ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में स्विच कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करें, या स्टॉक या दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बीच में मूव करें। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान हो गया कि वो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में स्विच कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करें, या सिक्योरिटीज और मनी मार्केट के बीच में स्विच करें। नेक्स्ट है हमारा करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ट्रेजरी जो है स्मूथली हैंडल कर सकता है पैसे को अलग अलग सेक्टर में। ठीक है, अलॉन्ग डाइवर्स सेक्टर और अलग अलग करेंसी मार्केट में बिना हैसल का ट्रेजरी जो है आसानी से पैसा को हैंडल करता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजिक ऑपरेशन। क्या मतलब हुआ कि ट्रेजरी अच्छा पोजीशन में है कि वो स्मार्ट मूव ले सकता है, जैसे कि उसे प्रॉफिट मिल सकता है, हाई रिटर्न मिल सकता है, या एक तरीका निकालना कि उसे पैसा मिल जाए लो कॉस्ट पे। ये कर रहा है ना, मोबिलाइज कॉस्ट इफेक्टिव फंड फॉर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। तो इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेटजिक ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफाइड रिस्क मैनेजमेंट इन इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। इसमें पहला पॉइंट है हमारा करेंसी न्यूट्रल कैश फ्लो। क्या मतलब हुआ इसका, करेंसी न्यूट्रल कैश फ्लो का। करेंसी चाहे कुछ भी हो, हम पैसे के फ्लो को ट्रीट करते हैं चाहे वो अंदर आ रहा हो पैसा, करेंसी बाहर जा रहा हो, सेम तरीके से। वही कहा जा रहा है रिगार्डलेस ऑफ करेंसी डिनोमिनेशन कैश फ्लो इज ट्रीटेड यूनिफॉर्मली। मतलब पैसा का फ्लो करेंसी कुछ भी हो, करेंसी डिनोमिनेशन कुछ भी हो, आईएनआर हो, यूएसडी हो या जीबीपी हो, कुछ भी हो करेंसी का डिनोमिनेशन, हम फ्लो ऑफ मनी को ट्रीट करते हैं इन एंड आउट द सेम वे, सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। मतलब कैश फ्लो का ट्रीटमेंट यूनिफॉर्मली होगा, चाहे वो इनफ्लो है या वो आउटफ्लो है सिस्टम में से, दोनों का ट्रीटमेंट यूनिफॉर्मली होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द करेंसी डिनोमिनेशन। ये पहला पॉइंट है, इसको बोलते हैं करेंसी न्यूट्रल कैश फ्लो। दूसरा है कॉमन रिस्क अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है, हम सेम स्ट्रेटजी को यूज करते हैं रिस्क से डील करने के लिए। जैसे कि अब रिस्क का क्या हो सकता है, जैसे कि प्राइस में चेंज होना। आप देखिए कंसिस्टेंट रिस्क अप्रोच कर रहा है ना, तो रिस्क में क्या क्या हो सकता है, प्राइस में मान लीजिए चेंज आ जाए, ठीक है, या मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए, तो प्राइस में चेंज आ जाए, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए, तो हम सेम स्ट्रेटजी को यूज करेंगे इन सभी रिस्क से डील करने के लिए अलग अलग मार्केट में। तो वही कहा जा रहा है, इसे कहते हैं कॉमन रिस्क अप्रोच। मार्केट ऑपरेशन डिमांड अ कंसिस्टेंट रिस्क अप्रोच अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट रिस्क डेफिनेशन। देखिए पैसे के साथ डील करना अलग अलग करेंसीज में, अलग अलग एरियाज में, इसमें कुछ ना कुछ रिस्क जरूर आते हैं। कैसे रिस्क आते हैं, जैसे कि करेंसी का वैल्यू चेंज हो जाए, इंटरेस्ट रेट मूव कर जाए, प्राइस ऊपर नीचे चला जाए, ठीक है, तो इन सभी रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब आप पैसे के साथ डील कर रहे होते हैं ना, अलग अलग करेंसीज में, अलग अलग एरियाज में, तो यहाँ पे कुछ रिस्क तो आएंगे ही आएंगे। कैसे रिस्क आएंगे, जैसे मान लीजिए कि करेंसी का वैल्यू चेंज हो गया, जैसे आप करेंसी अलग अलग करेंसी से डील कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया क्योंकि आप अलग अलग कंट्री में डील कर रहे हैं, प्राइस चेंज हो गया, ठीक है, तो ये तीनों तरह के रिस्क को कॉमनली हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क। समझ में आया आपको, तो इसीलिए मार्केट रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट रिस्क के अंदर करेंसी का चेंज होना, इंटरेस्ट रेट का चेंज होने का रिस्क और प्राइस रिस्क, ये तीनों का तीनों आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन्वॉल्वमेंट की। देखिए दोस्तों, इतना सिंपल भाषा में एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर रहा हूँ। करेंसी न्यूट्रल कैश फ्लो, कॉमन रिस्क अप्रोच, इसकी सिंपल और कुछ हो नहीं सकता। तो यदि आप इस तरह की वीडियोस को चाहते हैं सभी चैप्टर के लिए, तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, या दोस्तों हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है। दोस्तों यदि हम बात करें इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इन्वॉल्वमेंट की, तो इसको ऐसे समझिए कि ट्रेजरी जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होता है रिस्क को मैनेज करने में, खासकर जो रिस्क मार्केट में चेंज होने के कारण होती है, जिसको मार्केट रिस्क बोलते हैं। मतलब ट्रेजरी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है मार्केट रिस्क को हैंडल करने में। अभी मार्केट रिस्क क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब मार्केट रिस्क को हैंडल कैसे करना है, तो ट्रेजरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है।
बहुत इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेरिवेटिव यूजेज। इसका क्या मतलब होता है कि हम फाइनेंशियल टूल को यूज करते हैं जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव आपको पता है ना, एक तरह का फाइनेंशियल टूल होता है। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल टूल। डेरिवेटिव फाइनेंशियल टूल को हम यूज करते हैं ताकि हम रिस्क जो कि करेंसी वैल्यू में चेंज से रिलेटेड है, मतलब करेंसी से रिलेटेड जो रिस्क है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो रिस्क है, उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, तो जो भी रिस्क हमारे करेंसी के चेंज होने के कारण, इंटरेस्ट रेट रिस्क के चेंज होने के कारण जो भी रिस्क आ रहा है, उसको डील करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव को यूज करते हैं। राइट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मार्केट डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस। मतलब डेरिवेटिव को यूज करना केवल हमें रिस्क को ही मैनेज करने में हेल्प नहीं करता, साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट भी करता है कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट एडवांस बने, हमें डिफरेंट टूल प्रोवाइड करे ताकि हम कॉम्प्लेक्स रिस्क को यूज कर सके। देखिए डेरिवेटिव का क्या क्या फायदा है। हम डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं, पहला क्या हेल्प कर रहा है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, यहाँ लिखा है ना फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा क्या कर रहा है कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट को एडवांस बना रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि हमारे पास अलग अलग टूल प्रोवाइड कर रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स रिस्क को एड्रेस कर सकें। इसे कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। मतलब क्या हुआ कि हमारा लोकल और ग्लोबल मार्केट जो है कनेक्टेड हो रहा है, इसीलिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं ताकि अपने आप को हम रिस्क से बचा सकें। वही कहा जा रहा है कि लिंकेज जो बढ़ रहा है ना हमारा डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के बीच में, इस कारण से क्या हो रहा है कि हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं रिस्क मिटिगेशन के लिए, ताकि अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकें। इसे कहा जाता है ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइंट सेंट्रिक इवोल्यूशन ऑफ ट्रेजरी। इसका क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट है मार्केट इंटीग्रेशन इम्पैक्ट। तो जब अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, खासकर जिसके अंदर फॉरेन मनी, रिस्क मैनेजमेंट हो, ये एक साथ आती है तो ट्रेजरी डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है कस्टमर के साथ। वही कहा जा रहा है मार्केट इंटीग्रेशन इम्पैक्ट। मतलब कि डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज, अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकता है, खासकर फॉरेक्स एक्टिविटी आ सकता है, रिस्क मैनेजमेंट आ सकता है। ठीक है, तो जब अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एक साथ आती है, कम टूगेदर, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ट्रेजरी डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कस्टमर के साथ। मतलब इट एस्टैब्लिश डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन फॉर ट्रेजरी। इसे कहते हैं मार्केट इंटीग्रेशन इम्पैक्ट। व्हेन डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज कम टुगेदर, ट्रेजरी डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कस्टमर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेफरेंशियल कस्टमर इंगेजमेंट। क्या मतलब है इसका? कि बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेफर करती हैं कि वो ट्रेजरी से डायरेक्टली टॉक करे रेदर देन जो बैंक ब्रांच को यूज करे या डिपार्टमेंट को यूज करे अपने फाइनेंशियल नीड के लिए। वही कहा जा रहा है कि लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट इंक्रीजिंगली ऑप्ट फॉर डायरेक्ट एंगेजमेंट विद ट्रेजरी और ट्रेडिशनल चैनल लाइक बैंक ब्रांच। मतलब बैंक ब्रांच को ऑप्ट नहीं करती, वो डायरेक्टली ट्रेजरी के साथ इंगेज करती है, जो कि हमारे लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली ट्रेजरी के साथ बात करते हैं अपने फाइनेंशियल नीड के लिए, मतलब बैंक ब्रांच के थ्रू नहीं जाते हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं ना, इसे कहा जाता है प्रेफरेंशियल कस्टमर इंगेजमेंट। वो डायरेक्टली ये मान लीजिए कि ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है और ये हमारा कोई क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो ये ब्रांच के पास नहीं जाएगी, ये डायरेक्टली किसके पास जाएगी? ट्रेजरी के पास जाएगी अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। दूसरा है हमारा मर्चेंट बिजनेस डेफिनेशन। इसे समझिए, तो जब भी कोई ट्रेजरी डील करता है कस्टमर के साथ डायरेक्टली, तो इसे हम लोग मर्चेंट बिजनेस कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट है, वो डायरेक्टली ट्रेजरी के साथ डील कर रहा है, तो ये कैसा बिजनेस है? मर्चेंट बिजनेस है। तो जब भी कोई ट्रेजरी जो है कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करता है, तो ये फ्रंट ऑफिस डीलिंग हो गया, जिसको हम लोग मर्चेंट बिजनेस कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा अलग होता है जब बैंक जो है अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। वही कहा जा रहा है कि ट्रेजरी इंटरेक्शन विद कस्टमर इज टर्म्ड एज मर्चेंट बिजनेस, डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम बैंक इंटरनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशन। क्या मतलब है इसका? कि जो जिस कंपनी के पास अपना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, ठीक है, वो चाहती है कि बहुत सारा सर्विसेज बैंक से चाहती है, जिसमें रिस्क से प्रोटेक्शन मिले उन्हें, फॉरेन रिस्क का, फॉरेन करेंसी का लोन मिले, इन्वेस्टमेंट अब्रोड मिल जाए, इन्वेस्टमेंट कर सके अब्रोड। वही कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट क्लाइंट विद इन हाउस ट्रेजरी डिपार्टमेंट सीक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस फ्रॉम द बैंक इंक्लूडिंग सपोर्ट इन हेजिंग, फॉरेन करेंसी लोन, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट है कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशन। उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? अब नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टाइटल है हमारा ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो इसमें पहला पॉइंट है इंटीग्रेटेड कैश फ्लो मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि हम सारे के सारे पैसे को एक साथ मैनेज करें, चाहे करेंसी कुछ भी हो। मतलब एक यूनिफाइड अप्रोच होना चाहिए कैश फ्लो का मैनेज करने का, इरेस्पेक्टिव ऑफ करेंसी। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम चांस को देखें कि हम पैसा कमा सकें डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस के माध्यम से, इसको हम लोग इंटरेस्ट आर्बिट्रेज कहते हैं। और लास्ट हमारा एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स। मतलब क्या हुआ कि हम रिसोर्सेज को यूज करें अराउंड द वर्ल्ड, ताकि बहुत सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स। यदि हम बात करें रिजर्व रिक्वायरमेंट की, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट पहला पॉइंट आता है ये श्योर करना कि बैंक के पास इनफ पैसा हो ताकि वो अपने जो CRR और SLR का रूल है उसको फॉलो कर सके।
तो वही कैश रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर को गाइडलाइंस को ऑब्लिगेशन को मीट करना, ये कहता है हमारा, ये कहलाता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कैश मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल स्केल पे पैसा को एफिशिएंटली हैंडल करना, ठीक है, एफिशिएंटली मैनेजिंग कैश ऑन ग्लोबल स्केल। नेक्स्ट है हमारा मर्चेंट सर्विस, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को ऑफर करना और एडवाइजरी सर्विस को ऑफर करना क्लाइंट को, वही कहा जा रहा है प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन एक्सचेंज एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू द क्लाइंट, इसको बोलते हैं हम लोग मर्चेंट सर्विस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा अलग अलग मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उसको उससे लेना ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि बैंक को प्रोटेक्ट करना या एंटिटी को प्रोटेक्ट करना लॉस से, ओवरऑल मार्केट में रिस्क को मैनेज करना, ये यही कहा जा रहा है कैपिटलाइजिंग ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी इन फॉरेक्स, मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि वही मैंने आपको बताया, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन तो मैंने आपको समझाया, रिस्क मैनेजमेंट भी समझाया। एएलएम असिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि बैंक के जो मैनेजमेंट, बैंक का जो मैनेजमेंट का बैलेंस एसेट है और लायबिलिटीज है, यानी एसेट लायबिलिटी को हेल्प करना। नेक्स्ट हमारा फंड ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब क्या हुआ कि फिगर आउट करना कि बेस्ट तरीका क्या है फंड को एलोकेट करने का बैंक के अंदर, ताकि हम बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सके स्ट्रेटजिक प्लानिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से। इसे कहते हैं हम लोग फंड ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब बेस्ट तरीका को फिगर आउट करना फंड को एलोकेशन का, दैट इज कॉल्ड फंड प्राइसिंग, फंड ट्रांसफर प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेजरी रोल। इसमें क्या आता है, पहला आता है इनकम पासिंग एक्टिविटीज। मतलब क्या होता है कि ट्रेजरी जो है बहुत सारा अलग अलग चीज करता है, जैसे कि फंड मैनेजमेंट, पैसे को हैंडल करना, दूसरा की इन्वेस्टमेंट करना, तीसरा की फॉरेन ऑपरेशन के साथ डील करना, चौथा है हमारा कि ट्रेडिंग करना, एक्सचेंज करना, ये सब ये क्रॉस मल्टीपल करेंसीज भी करता है ये। नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेटिव बैंक बैलेंस शीट रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ कि ट्रेजरी जो है अदर पार्ट ऑफ द बैंक के साथ मिलकर काम करता है ताकि श्योर कर सके कि बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ वेल मैनेज हो। देखिए 3 अलग अलग रूल बताया गया है ट्रेजरी का। पहला रूल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ, ये श्योर करना कि बैंक के पास राइट अमाउंट ऑफ मनी हो अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए, अलग अलग करेंसी में। वही कहा जा रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम, मतलब कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, और इंश्योर करना कि रिजर्व रिक्वायरमेंट से वो कॉम्प्लायंस करें। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी पोजीशन, मतलब कि करेंसीज में ट्रेड करना, सिक्योरिटीज में ट्रेड करना, दूसरे फाइनेंशियल टूल में ट्रेड करना, ताकि बैंक जो है पैसा कमा सके। वही कहा जा रहा है एंगेज इन ट्रेडिंग करेंसी, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव टू कंट्रीब्यूट टू द बैंक प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये बैंक के मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो किसी भी इशू को फिक्स कर सके जो बैंक ऑ करती है और जितना बैंक ने उधार लिया है, जिससे क्लाइंट को टूल मिलता है कि वो रिस्क को मैनेज करे, और रिस्क को मैनेज करे जो कि बैंक के अपने ट्रेडिंग से आता है। वही कहा जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट में असिस्ट मैनेजमेंट इन एड्रेसिंग एसेट लायबिलिटी मिसमैचेस, प्रोवाइडिंग डेरिवेटिव टूल फॉर क्लाइंट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोप्राइटरी पोजीशन। मतलब बैंक के मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो जो भी इशू है, बैंक क्या कमा रही है, बैंक क्या उधार ले रही है, उसे एड्रेस करे, ठीक है, और टूल्स प्रोवाइड करे क्लाइंट को कि वो रिस्क को मैनेज करे और मैनेज द रिस्क दैट कम फ्रॉम बैंक्स ऑन ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइवर्स ट्रेजरी बुक। पहला पॉइंट आता है एएलएम बुक। एएलएम बुक क्या होता है ये समझते हैं। व्हाट इज एएलएम बुक? एएलएम बुक का पहला पॉइंट है कि ये समझिए कि बैंक का इंटरनल रिस्क मैनेजर है, जो कि फोकस करता है कि ये श्योर करना कि जो बैंक का एसेट और लायबिलिटीज है वो अच्छे बैलेंस में हो। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एएलएम बुक का। एएलएम बुक समझिए कि बैंक का इंटरनल रिस्क मैनेजर है, जो जिसका फोकस क्या होता है कि बैंक का जो एसेट है, बैंक का जो लायबिलिटी है वो सही बैलेंस में हो। मतलब ये इस बात पे ध्यान रखता है कि जो ट्रेडिशनल जॉब है हमारा, जो हमारा कैश को मैनेज करने का ट्रेडिशनल जॉब है, उस पर ध्यान रखता है। नेक्स्ट, ये तो हमारा एएलएम बुक हो गया। मर्चेंट बुक क्या होता है? मर्चेंट बुक मतलब कि ये बुक डील करता है क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली। मैंने आपको मर्चेंट बिजनेस के बारे में बताया था ना कि जब भी ट्रेजरी जो है कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील कर रहा हो तो इसे हम लोग मर्चेंट बिजनेस कहते हैं। इसी तरह मर्चेंट बुक क्या होता है कि ये बुक में सारा डिटेल होता है कि जो कि हम डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं करेंसी के लिए या डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के लिए। ये समझिए कि स्पेशलाइज सर्विस होता है कस्टमर के लिए। तो मर्चेंट जब भी दिखेगा आप समझ जाएंगे। दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक क्या होता है कि ये बैंक का जो अपना इन्वेस्टमेंट है, बैंक का जो अपना ट्रेड है, उसे मैनेज करता है। तो एएलएम बुक में क्या बताया, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट होता है, एएलएम पे फोकस होता है। और ये जो हमारा ट्रेडिंग बुक होता है, इसलिए बैंक का अपना इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेगा, ट्रेड को मैनेज करेगा, चाहे वो करेंसी के साथ डील करना हो, सिक्योरिटीज के साथ डील करना हो, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करना हो। दूसरा है हमारा रूल क्लैरिफाइड। क्या मतलब हुआ कि ये सभी बुक्स को समझिए कि अलग अलग स्पेशलिस्ट है ट्रेजरी में,
ये एक का फोकस होता है कि हम इंटरनल रिस्क को मैनेज करें, जैसे एएलएम बुक आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनल रिस्क को कौन मैनेज करेगा, तो एएलएम बुक मैनेज करेगा। दूसरे का फोकस होता है कि हम सर्विस डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड करें, पूछेगा आपसे बताइए कौन सा ऐसा बुक है जो कि सर्विस कस्टमर को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, तो आप जवाब क्या देंगे, मर्चेंट बुक। और तीसरा क्या है, तीसरा पे का फोकस क्या होता है कि बैंक को पैसा, बैंक के लिए पैसा बनाए ट्रेडिंग के माध्यम से, जिसको हम लोग ट्रेडिंग बुक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा तरह का बैंक है, बुक है। तो अभी मैंने आपको 3 बुक के बारे में बताया, एलएम बुक, मर्चेंट बुक और ट्रेडिंग बुक, ठीक है। तो प्रत्येक का अपना क्लियर रूल है। मल्टीपल बुक क्लैरिफाइड डिस्टिंक्ट रूल, एलएम इंटरनल डिस्क के लिए, मर्जी, यहाँ से दोस्तों फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज रिमेंबर इट। एलएम होता है इंटरनल डिस्क के लिए, मर्चेंट बुक होता है क्लाइंट ट्रांजेक्शन के लिए, और ट्रेडिंग होता है प्रोप्राइटरी पोजीशन के लिए। प्रोप्राइटरी का मतलब कि बैंक का जो अपना इन्वेस्टमेंट है, अपना जो बैंक का ट्रेड है, चाहे वो करेंसी के साथ डील कर रहा हो, सिक्योरिटी के साथ डील कर रहा हो, ये सभी हमारे ट्रेडिंग बुक के हिस्से होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ट्रेजरी इंटीग्रेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन का पहला इंपैक्ट है, पहला पे तो ग्लोबलाइजेशन को आप समझिए, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो लोकल मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट से कनेक्टेड है, तो पैसा का मूवमेंट आसानी से हो रहा है, और कुछ नियम भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल फ्लो इन ग्लोबलाइजेशन, मतलब क्या होता है कि जो पैसा का मूवमेंट होता है ना अलग अलग कंट्रीज के बीच में, ठीक है, वो जस्ट इससे नहीं होता है कि हम गुड्स को खरीदे बेचें, इससे तो होता ही होता है, लेकिन अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट से भी होता है पैसा का लेन देन, जैसे कि डायरेक्ट तरीका, इनडायरेक्ट तरीका, वही कहा जा रहा है। इसके अंदर रेगुलर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जो कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लो होता है ट्रेड से, या एडिशनल कैपिटल फ्लो होता है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कैपिटल फ्लो। नेचर ऑफ कैपिटल फ्लो का क्या मतलब हुआ कि ये जो पैसा का मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, पर मेन गोल ये रहता है कि हमें जो है प्रॉफिट लाया जाए, ठीक है, जहां से भी आ रहा हो। तो वही कहा जा रहा है, इट रिप्रेजेंट डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बाय द अल्टीमेट गोल ऑफ रिपेट्रिएटिंग रिटर्न। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है क्यों ट्रेजरी जो है अलग अलग कंट्रीज में एक साथ काम करे। तो समझिए कि एक ग्लू है जो कि सभी चीजों को एक साथ होल्ड करता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। तो वही कहा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स आउट एज अ की कंट्रीब्यूटर टू द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटी अक्रॉस बॉर्डर। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो ट्रेजरी जो है सीमलेसली एक काम करे अलग अलग कंट्रीज में। तो ये हमारा है प्रिंसिपल इंटीग्रेशन फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कैपिटल फ्लो इन इमर्जिंग मार्केट। पहला पॉइंट आता है रियलाइजेशन ऑफ ग्रोथ रिक्वायरमेंट। क्या मतलब हुआ इसका कि इमर्जिंग मार्केट समझते हैं कि उन्हें पैसा फ्रीली चाहिए ताकि वो अपने इकोनॉमिकली ग्रो कर सके। वही कहा जा रहा है कि इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज एक्नॉलेज द नेसेसिटी ऑफ फ्री कैपिटल फ्लो और सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उन्हें पता है, जो इमर्जिंग मार्केट है कंट्रीज है, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज है, इन्हें पता है कि फ्री कैपिटल फ्लो की क्या आवश्यकता है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्स बेनिफिट ऑफ कैपिटल फ्लो। मतलब जो पैसा आ रहा है बाहर से वो केवल लोकल मनी में ऐड नहीं होता है, साथ ही साथ ये नया टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज भी लाता है। मतलब कैपिटल इनफ्लो नॉट ओनली सप्लीमेंट डोमेस्टिक कैपिटल बट आल्सो फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल सोर्स। इसे ही कहते हैं हम लोग डाइवर्स बेनिफिट ऑफ कैपिटल फ्लो। तो जो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, पहले तो लोकल मनी डोमेस्टिक कैपिटल को ऐड कर रहा है, और दूसरा ये भी है कि नया टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल रिसोर्स भी ला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टी डायमेंशनल कैपिटल फ्लो। इसका क्या मतलब होता है, मल्टी डायमेंशनल कैपिटल फ्लो का मतलब ये है दोस्तों कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कि जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा जा रहा है बहुत सारे तरीके से, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है लोकल मार्केट में, और दूसरा तरीके से। वही कहा जा रहा है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो मल्टी डायमेंशनल कैपिटल फ्लो को एक्सपीरियंस करते हैं, इसके अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक मार्केट एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम बात करें हम लोग रूट ऑफ कैपिटल फ्लो की, तो पहला आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो कि लोकल स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं, बॉन्ड को खरीदते हैं बेचते हैं, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन कंपनी है या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा डायरेक्टली डालते हैं लोकल बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विस को प्रोटेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ईसीबी के बारे में आप जानते होंगे। ईसीबी का मतलब कि गेटिंग मनी बाय बोरोइंग फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द कंट्री। इसको हम लोग इसी बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। मतलब कि आपको पैसा मिल रहा है, आपका जो पैसे का सोर्स है वो भारत से बाहर है, अपने देश से बाहर है। फिर नेक्स्ट हमारा ग्लोबल इक्विटी या डेप्ट इशुएंस। मतलब लोकल कंपनी जो पैसा रेज कर रही है शेयर को बेचकर या बोरो कर ग्लोबल मार्केट में, इसे कहते हैं ग्लोबल इक्विटी या डेप्ट इशुएंस। नेक्स्ट हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन।
मतलब कंपनी जो अलग अलग प्लेस की है वो एक साथ कंबाइन हो जाती है ताकि दूसरे को खरीद सके, इसको कहते हैं मर्जर एक्विजिशन। तीसरा है हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पेमेंट, मतलब क्या हुआ कि हमें टेक्नोलॉजी हमें मिल रहा है तो हम उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पैटेंट मिल रहा है उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, पैटेंट को यूज़ करने का पेमेंट कर रहे हैं, या फाइनेंशियल सर्विस हमें अब्रोड से मिल रहा है उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पेमेंट। तो अभी तक हमने जो पॉइंट देखा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पेमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, ग्लोबल इक्विटी, ये सभी हमारे रूट्स ऑफ कैपिटल फ्लो हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि एक तरह का हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी फॉरेन कंपनी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म फंड को इन्वेस्ट करती है डोमेस्टिक एंटिटी में, ठीक है। तो अब हमारा आता है कि ये कैपिटल फ्लो का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इमर्जिंग इकोनॉमी में। कैपिटल फ्लो का तरीका मैंने आपको समझाया, ये सभी तरीका है कैपिटल फ्लो का, रूट है कैपिटल फ्लो का, ठीक है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक ईसीबी हो सकता है, ग्लोबल इक्विटी हो सकता है, मर्जर एक्विजिशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पेमेंट हो सकता है। ऑल दीज आर डिफरेंट रूट्स ऑफ कैपिटल फ्लो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी और डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जानते ही हैं आप, फिर ईसीबी आप जानते हैं, फिर ये सब चीज़ें। अब